रखना जो डोनर है। अच्छा एक केस बताइए, अगर फादर है नेगेटिव, मदर क्या है, इसको सोचिए, ये फादर हो गया और ये क्या हो गया, मदर। अगर नेगेटिव फादर मदर नेगेटिव, कोई समस्या आएगी? नहीं आएगी। आरएच है ही नहीं है तो कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक, कहीं एंटीबॉडी नहीं बनेगा। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो तब बच्चा जो बेबी आएगा वो पहला क्या होगा, पॉजिटिव तो होगा ही। अगर दोनों नेगेटिव हैं तो फीटस नेगेटिव आएगा, लेकिन दोनों में से कोई पॉजिटिव है तो फीटस पॉजिटिव आता है। तो अगर पॉजिटिव आया, दोनों पॉजिटिव हैं, तो समस्या कभी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि पहली प्रेगनेंसी में तो आती नहीं है। ठीक है, जैसे ऐसे समझिए, ये था फीटस, ये क्या था, फीटस, इसका ब्लड क्या है, पॉजिटिव, मदर का क्या है, पॉजिटिव है ना। इसके ब्लड, ये इसमें आरएच एंटीजन है। इसका ब्लड जब मदर के ब्लड से कांटेक्ट करेगा तो उसमें एंटीबॉडी नहीं बनेगा। एंटीबॉडी कहां बनता है, जिसका नेगेटिव ब्लड होता है। जिसके ब्लड में आरएच एंटीजन नहीं होता है उसके ब्लड में आरएच की एंटीबॉडी बनती है। इसका तो आरएच पॉजिटिव पहले से ही है ना भाई, ये भी स्ट्रांग है, ये भी स्ट्रांग है, तो एंटीबॉडी नहीं बनेगा। अगर ये नेगेटिव थी तब बन रहा था, ये पॉजिटिव है तो नहीं बनेगा, इसलिए यहां समस्या नहीं आती है। समझ में आ रहा है? तो दोनों पॉजिटिव तो दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि मदर का ब्लड भी पॉजिटिव है, तो मदर के ब्लड में अब एंटीबॉडी नहीं बनेगी क्योंकि वो भी पॉजिटिव है। ठीक है, और दूसरा केस देखिए, एक केस और बताइए, अगर मेल या फादर जो है और ये हो गया फीमेल, अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो कोई समस्या आएगी? फादर पॉजिटिव, मदर नेगेटिव, सॉरी ये नहीं, इसको नेगेटिव करिए, हाँ ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, अच्छा पॉजिटिव आएगा, लेकिन कोई समस्या होगी? अब कोई नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ध्यान सुनिए, ये पॉजिटिव है, इसका ब्लड यहां से, ये यूट्रस हो गया, ये पॉजिटिव वाला फीटस है, ये प्लेसेंटा हो गया, मदर पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव। यहां से आरएच एंटीजन जब इसके कांटेक्ट में आएंगे ब्लड के, तो इसका ब्लड पहले से ही पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ब्लड में एंटीबॉडी नहीं बनती है, नेगेटिव वाले में बनती है, यहाँ समस्या नहीं आएगी। अब आप कहेंगे इस वाले में तो इसमें कहाँ है? ठीक है, प्रेगनेंसी तो फीमेल में होती है ना, मेल में तो होती नहीं है, इसलिए समस्या इसमें नहीं आएगी। केवल एक ही केस है, वो कौन सा, मदर अगर नेगेटिव है, फादर क्या है, पॉजिटिव है, तभी दिक्कत आती है। ठीक, ये यहाँ तक हो गया था। और कोई चीज इसमें बताएंगे, समझना हो तो? अब एक चीज और देखिए, थोड़ा सा भी तो मैडम नहीं आ रही है, अगले ब्लड क्लॉटिंग है, थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि आज 10 से आधा घंटा बीत गया। देखिए एक टॉपिक दिया है, ब्लड क्लॉटिंग। थोड़ा सा कुछ बता दीजिए, हालांकि पढ़ाना इसको नहीं है, लेकिन कुछ बताइए, ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है? ब्लड का थक्का जमना, जब शरीर में कहीं माइनर इंजरी हो गया या ट्रॉमा हो गया, ट्रॉमा जानते हैं, बड़ा एक्सीडेंट, तो बॉडी से ब्लड निकलने लगता है। ठीक है, तो ब्लड थोड़ी देर बाद क्या होता है, जमता है, 2 से 3 मिनट, कभी कभी 4-5 मिनट भी लग जाते हैं ब्लड जमने में। अलग अलग पर्सन में वो टाइम ड्यूरेशन अलग अलग होता है, सबकी कंडीशन अलग अलग है। तो रक्त का जो थक्का जमता है, इसी को क्या बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग। कितने फैक्टर काम करते हैं, ब्लड जमता कैसे है? ब्लड जमाने के लिए आपका जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा, उसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? क्लॉटिंग फैक्टर्स। कितने क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं टोटल? इसी को कल बताएंगे, थोड़ा समझ लीजिए। 4-5 नहीं है, 13 क्लॉटिंग फैक्टर हैं, ध्यान रखिएगा, 13 क्लॉट। अब 13 को रटना नहीं है, कुछ आपको पता होना चाहिए। फाइब्रिनोजन है, प्रोथ्रोम्बिन है, थ्रोम्बोकाइनेज है, कैल्शियम है। ठीक है, तो ये क्लॉटिंग फैक्टर हैं, इनकी वजह से ब्लड क्लॉट करता है। हमारे शरीर में ब्लड नहीं जमता है। क्यों नहीं जमता है? क्योंकि वहां एक ब्लड को एंटीकोगुलेंट, उसका नाम क्या है, हेपारिन है। लेकिन ब्लड जब बॉडी में कहीं कट लग जाता है तो क्या ये काम नहीं करता है? तब क्यों ब्लड जम जाता है? बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट नहीं करता, लेकिन जब बॉडी में कहीं कट लगेगा तो ब्लड तब जमेगा। तो ये हेपारिन उस समय काम नहीं करता है क्या? हाँ,
ये बॉडी के अंदर ब्लड को जमने से रोकता है, लेकिन बॉडी के बाहर जब बॉडी में कट लगेगा तो ये काम करना बंद कर देता है, इनएक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है? इनएक्टिव, ये काम नहीं करता। ठीक है, जहां कट लगेगा हेपेरिन आपके ब्लड में है, ये इनएक्टिव हो जाएगा। अब इसको इनएक्टिव कौन करता है? ब्लड में एक्टिव है, लेकिन कहीं कट लगेगा तो ये इनएक्टिव हो जाएगा तुरंत, तब ब्लड जम जाएगा। ठीक, इसको एक्टिव कौन करेगा? एक थ्रोम्बोप्लास्टिन का नाम सुनेंगे भी। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है। ठीक है, तो उसकी वजह से ये इनएक्टिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? हाँ, क्वेश्चन यही आता है। नहीं, बॉडी में ब्लड क्यों नहीं जमता? ड्यू टू द हेपेरिन, एंटीकोगुलेंट है। बॉडी के बाहर जब कट लगेगा तो ब्लड जम क्यों जाएगा? क्योंकि जब कट लगेगा तो हमारे जो टिश्यू हैं वो टूटेंगे, डैमेज होंगे। हमारी प्लेटलेट्स टूटती हैं उस एरिया की। ठीक है, तो डैमेज टिश्यू होगा या प्लेटलेट होगा तो उससे क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज होते हैं और उनकी वजह से ब्लड जमता है। अब और कोई किसी को कुछ पूछना हो तो बता दीजिए, थोड़ा सा 4 मिनट का टाइम है, बता दीजिए, क्योंकि ये टॉपिक मैं आगे ही चलाऊंगा, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। हाँ, बताइए। अच्छा, ये ट्रॉमा सेंटर तो एक्सीडेंट, हाँ, एक्सीडेंट केस, ट्रॉमा सेंटर एक्सीडेंट केस होता है। और सर जैसे अगर मान लो किसी को सांस लेने में ब्रेन से तभी कहाँ वहीं पे लेके जाते हैं पहले तो। हाँ, एक्सीडेंटल केस है, मान लीजिए कोई एक्सीडेंटल का मतलब चोट लग गया है, एक्सीडेंट हो गया, वहां ले जाएंगे। ठीक है, ट्रॉमा सेंटर में। वैसा केस हो तो आप उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ले जाएंगे। हार्ट का मामला है तो वहां ले जाएंगे। हाँ, हर हॉस्पिटल में इमरजेंसी है, हर अक्सर एक्सीडेंटल केस ही ले जाते हैं वहाँ, एक्सीडेंट वाले केस जाते हैं। ठीक है, वैसा आप जो है मेडिकल कॉलेज ले आना, मेडिकल कॉलेज ले जाइए। ठीक है, वहाँ इमरजेंसी होती है हर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी। सांस लेने में दिक्कत है तो अपना रेस्पिरेटरी वाले में ले जाइए। और बताइए, किसी कोई समस्या? हाँ, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हो तुम लोग जी? सर ने पूछा था क्या समझ में नहीं आता है? हाँ, कारण है ना, समझ में नहीं आता है। कोई बताना भी तो नहीं चाहे कि समझ में आता कि नहीं आता है। बताओ, कोई दिक्कत बताइए। देखिए, आप अपनी समस्या बता दीजिए कि हाँ ये समस्या तो हो सकता है, अगर दूर करने लायक रहेगी तो दूर होगी भाई। हाँ, बताएंगे। पढ़ने का मन नहीं करता एकदम? दूसरे चैप्टर से प्रॉब्लम है, लाइए। हाँ, ये तो तुमने पूछा था। द प्लांट हार्मोन दैट कैन बी अप्लाइड इन द टी प्लांटेशन फॉर इंक्रीजिंग द यील्ड। चाय की पत्ती, चाय का बागान खेत है, उसमें कौन सा प्लांट हार्मोन यूज करेंगे? अरे ऑक्सीजन यूज किया जाएगा कि नहीं? अच्छा, रुक जाइए, नहीं रुकिए। ऑक्सीजन तो टी प्लांटेशन में हेज मेकिंग के लिए यूज किया जाता है। हेज मेकिंग के लिए उसकी चाय, उसकी जो है एपेक्स को काट दिया था। ये हार्मोन पूछ रहा है। दैट कैन टी प्लांटेशन इंक्रीज द वेयर वर डिस्कवर्ड एंड पेंटेड फ्रॉम द टिप्स ऑफ द कोलेटाइल that can be applied in the tea plantation for increasing the yield, are generally produced by the growing apex of the stem. Apical dominance has specific cytokinase and was discovered by the cytokinase sperms and by preventing nutrient renovation to help prevent the delay the leaf senescence. देखिए, है तो पहला ही आंसर सही है। आंसर ये पहला ही सही है। दरअसल में ये क्वेश्चन जो दिया है पूछ कुछ और, आप देखिए ध्यान सुनिए। पूछ रहा है द प्लांट हार्मोन दैट कैन बी अप्लाइड इन द टी प्लांटेशन फॉर इंक्रीजिंग द यील्ड। जो है मतलब चाय के जो खेत होते हैं वहां पर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या प्लांट, कौन सा प्लांट हार्मोन यूज किया जाता है? तो कोई बाहर से स्प्रे नहीं करते हैं, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि कोई बाहर से स्प्रे कर देंगे तो उसमें खेती ज्यादा पैदावार बढ़ जाएगा, नहीं। वहां करते क्या है, उनकी टिप्स को काटते रहते हैं ना, हैज बनाते ना। जैसे
जो झाड़ियां होती हैं, गार्डनर क्या करते हैं, उनकी टिप को काट देते हैं ताकि घना। तो इसमें एफ, ये जो ऑक्सीजन का रोल पूछा गया सीधे सीधे। एफ ब्रांट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्लांट की टिप को, कॉलेप्टाइल को काटा, ये एक्सपेरिमेंट तो किया था। देखिए नहीं है, लेकिन ये चीज से संबंधित है। पूछ रहा है ये आखिरी, इसका रिलेशन किससे, इससे। आर जनरली प्रोड्यूस बाय द ग्रोइंग एपिक्स ऑफ द स्टेम लीडिंग टू द एपिकल डोमिनेंस, ये मतलब नहीं है, ठीक है। ये काइनेटिन, ये तो साइटोकाइनिन वाला हो गया आंसर, ये पहला वाला ही सही है। अभी सर 95 में बता चुका हूँ। ये आपका, हाँ बताएंगे ये कौन सा होना चाहिए? कितने तरीके की ग्रोथ होती है? अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक। ये अर्थमेटिक का केस है। अर्थमेटिक में एक सेल डिवाइड करती है, दो बनती हैं, दो में से एक परमानेंट और एक डिफरेंशिएट। हाँ हाँ दिखा दो, ये कर्व है, ठीक। अब इसमें ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन क्या है, दिस टाइप ऑफ ग्रोथ अकर ड्यूरिंग द इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। गलत है, क्यों? इनिशियल डेवलपमेंट ये हो रहा, देखिए जाइगोट से एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है, जाइगोट से ही तो सब कुछ बनता है। तो एम्ब्रियो का शुरुआती डेवलपमेंट में कौन सा है, ये वाला, साफ साफ लिखा गया है। देखिए स्टेज ड्यूरिंग द शोइंग ज्योमेट्रिक, कौन सी ग्रोथ होती है, पहले ज्योमेट्रिक होती है, उसके बाद अर्थमेटिक होती है। अरे भाई 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 बन रही है, तो शुरुआती में कौन सी चलती है, ज्योमेट्रिक, बाद में अर्थमेटिक। तो ये गलत हो गया पहला वाला। समझ में आया पहला क्यों गलत है? दूसरा, दिस पैटर्न ऑफ ग्रोथ कैन बी एक्सेप्टेड बाय द शूट एलोंगेशन एट द कांस्टेंट रेट। अगर शूट एलोंगेशन कांस्टेंट रेट पे हो रहा है तो ये वाली ग्रोथ कर्व हो सकती है कि नहीं हो सकती है? तो ये नहीं, रूट एलोंगेशन, रूट है, रूट एलोंगेशन में अर्थमेटिक चलता है, आपकी बुक में लिखा गया है। तीसरा है, एक भी प्लॉट पैरामीटर ऑफ ग्रोथ अगेंस्ट टाइम, ये सही है। अगर हम ग्रोथ और टाइम को लेकर के ग्राफ बनाए तो इसमें स्ट्रेट लाइन कर्व आता है, स्ट्रेट लाइन कर्व ये देखिए आ रहा है। स्ट्रेट लाइन है, उसी को ये भी बोलते हैं। हाँ हाँ, अरे एक्स क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन को दूसरा लिखा है, कुछ और लिखा, कांस्टेंट है ना। कांस्टेंट का मतलब वो इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, एक्सपोनेंशियल नहीं है, ठीक है। तो ये सही है ना, ये सही। तो दिस ग्रोथ पैटर्न इज कॉल्ड, ये ज्योमेट्रिक है ही नहीं है। मैं भी यही मारा हूँ, मैं पहले ये गलत बताई, ये पता नहीं कहाँ सॉल्यूशन में ये दे, ये एकदम गलत है, लिखा है कॉल्ड ज्योमेट्रिक। दिया था क्लास में, तब मैं गलत काट दिया था। और ये टेस्ट वाला है क्या? अच्छा वहाँ का टेस्ट है, आ गए हैं, आ रहे हैं बस, यही सही है, ठीक है। मैं भी यही मारा हूँ, ठीक।